Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th, subject social science, chapter number 2, sector of the Indian economy. Topic is comparing the three sectors. Comparing the three sectors. आज हम जो हमने थ्री सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, उसके अब हम कंपेयरिंग करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर कैसे डिफरेंस है सेकेंडरी से और सेकेंडरी टेरिटरी से या प्राइमरी में, या आपस में प्राइमरी सेकेंडरी और जो टेरिटरी सेक्टर है किस प्रकार से डिफरेंस है, और प्राइमरी सेक्टर का कैसे धीरे धीरे उसका पैटर्न चेंज हो रहा है। मोस्टली पीपल जो प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर, जिसमें एग्रीकल्चर है, उसको छोड़कर अदर ऑक्यूपेशन में एंगेज हो रहा है, उसका क्या रीजन है। और साथ में इसमें हम देखेंगे कि जीडीपी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। और साथ में हम इसमें ये भी कंपेयर करेंगे कि उसको कैसे हम उसको काउंट कैसे करते हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड द सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर्स। प्रत्येक सेक्टर में हम उसको कैसे उसको काउंट करते हैं, कौन सी उसकी वैल्यूज को लेते हैं, इसकी या उसकी क्वांटिटी को करते हैं या उसके वैल्यूज को लेते हैं, इसको एक बारे में देखेंगे। और साथ में हम फाइनल गुड्स क्या है, और जो प्राइमरी जो हमारे सेक्टर्स हैं, या वी कैन से कि जो हमारे जो नेचुरल जो रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स का जो प्राइस है वे हमारे सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर से बहुत ही कम है। इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर का जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, हम नेचुरल रिसोर्स का जब मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर्स जो बनता है दैट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो उसमें उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे यू हैव लर्न इन द प्रीवियस वीडियो, सपोज द कॉटन प्राइस जो है, कॉटन का जो प्राइस है मोस्टली बहुत कम होता है, जैसे 4 से लेकर 5 या 6,000 जो कॉटन है, अगर देखते हैं उसको क्विंटल में अगर उसको हम सेल आउट करते हैं तो 1 क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम, 1000 जो किलोग्राम होती है, केजी होते हैं, उसकी कॉटन की प्राइस हमें मोस्टली 5 से 6 और 7,000 रुपीज मिलती है। लेकिन अगर उसी 1 क्विंटल कॉटन को अगर इंडस्ट्रीज में जाता है और इससे थ्रेड या यार्न बनता है या क्लॉथ बनता है, तो उसको देखिए कितना महंगा होगा। इट मीन्स उसका जो पैटर्न है, उसका जो रूप है, स्वरूप है, वे भी चेंज हो गया। क्योंकि पहले भाई कॉटन थी, उसने एक गांठ में बोरी में बांध के लेके गया किसान मार्केट के अंदर, बहुत बड़ा पैकेट बना, लेकिन अब उससे फैक्ट्री में जाने के बाद में उसका जो वैल्यूज है वे बढ़ी है, और साथ में जो उसका क्या डेंसिटी घनत्व है वे कम हुआ है। तो जैसे यार्न बन गया, धागा बन गया, क्लॉथ बन गया, अब वे और महंगा हो गया। अब देखिए, तो इट मीन्स जो नेचुरल रिसोर्स का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं किसी भी मशीन के द्वारा या हैंड के द्वारा, तो वे ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है, ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाता है, यानी कि ज़्यादा कीमती बन जाता है। तो इसको आज हम कंप्रोमाइज इसको करेंगे। देखिए, तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में तो हमारा यही बताया कि वेरियस प्रोडक्शन है, एक्टिविटीज है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स है, प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर पर होता है, गुड्स और सर्विस होती है। आल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ द
पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोडक्शन, बहुत से लोग हैं ना, इनमें लोगों में इन जो सेक्टर्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर इसमें लगे हुए हैं और बहुत सा प्रोडक्शन भी होता है। लेकिन ये सही नहीं है कि सभी जो हैं ऑल सेक्टर्स प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन जो आपका थर्ड सेक्टर है जो टेरिटरी है जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, लॉयर है, आपका इंजीनियर है ना, और पोस्टमैन है, ये हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ये क्या कहते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ये किसी थिंग्स का गुड्स का यानी कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम देखेंगे हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड द सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन द ईच सेक्टर। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक सेक्टर में हम सामान को या सेवाओं को हम कैसे उसका योगफल ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे कितना उत्पादन है, क्या हम उसको संख्या को काउंट करेंगे या उसकी वैल्यू को करेंगे। अब देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो किसी गुड्स को उस गुड्स की हमें यानी कि जो क्वांटिटी है उसको काउंट नहीं करना, उसका जो फाइनल जो गुड्स का जो सर्विस है, फाइनल गुड्स और सर्विस का जो हमें प्राइस मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, उसको काउंट करेंगे, इससे बीच वाले को नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया, जैसे किसान है, यू आर राइट इन द थिंग, सो टू गेट ग्राउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स suggests that the values of the goods and the service should be used rather than adding up the actual number. For example, if the 10,000 kilogram of the wheat is sold at Rs at 8 per kilogram, is value of the wheat will be the 18,000. The value of the 5,000 coconut at Rs 10 rupees per coconut will be Rs 50,000. Similarly, the value of goods and the service in the three sectors are calculated and then added up. अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, कितना अच्छा सुंदर एग्जाम्पल है कि देखिए 8 रुपए पर केजी, 8 रुपए पर केजी के हिसाब से जो है एक किसान है, तो एडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ द एग्जाम्पल 10,000 किलो वीट, एक फार्मर है, उस फार्मर माने भी फार्मिंग करता है, तो उसने वीट का ग्रोइंग किया, गेहूं का ग्रोइंग किया और उसका गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम, केजी में किलोग्राम के भाव से बेचता है। अब उसका अगर 10,000 किलोग्राम गेहूं बेचता है तो उसका कितना उसका वैल्यू होगा, प्राइस होगा। अब ये 10,000 को मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे तो यहाँ पर 18,000 है, तो उसको कितने मिलेंगे 18,000। इसी प्रकार से कोकोनट का एग्जाम्पल दिया है कि पर कोकोनट, एक कोकोनट का प्राइस 10 रुपीज है और एक व्यक्ति ने, मान लीजिए फार्मर ने 5,000 कोकोनट को सेल आउट किया, तो 5,000 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 50,000, तो उसको 50,000 मिले, तो ये क्या उसकी फाइनल गुड्स हुआ। तो इसको देखिए, अब इसमें क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल जो संसाधन था वीट, जब किसान ने फार्मिंग की अपने खेत में और गेहूं 8 रुपए पर के हिसाब से बेचा और मिल वाले ने उसका रूप चेंज कर दिया, गेहूं को उसको ग्राइंडिंग कर उसको क्या फ्लावर बना दिया, आटा बना दिया, और आटा बना देगा तो ज्यादा महंगा बिकेगा। अब देखिए आगे, अब ये तो बता रहा है, इसकी रेट बता रहा है कि ये तो हमारे नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए, अब इससे अधिक देखो और कैसे बिकते। रिमेंबर देयर इज वन the precaution on has to take not every good or service that is the produce and sold need to be the count. It makes sense only to including the final goods and the service. Take for the instance, एक और एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल a farmer who sell wheat to a flour mill for Rs 8 रुपए पर किलोग्राम, the mill grinds the wheat and sell the flour to a biscuit company for Rs 10 rupees per kilogram. The biscuit company use the flour and things such as the sugar and oil to make 4 packets of the biscuit it sells
बिस्कुट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर ऑफ Rs 15 rupee per packet. Biscuit are the final goods, for example goods that reach the consumer. अब देखिए इस पैराग्राफ में कितना अच्छा सुंदर एक एग्जाम्पल बताया है कि देखिए कि गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, कि जो कंज्यूमर के पास में जो सामान पहुंचता है वे क्या एक फाइनल गुड्स होता है। क्या होता है वे फाइनल गुड्स होता है जो कंज्यूमर के पास में जो पहुंचता है। अब इसमें बताया कंज्यूमर के पास में जो पहुंचा है क्या फाइनल गुड्स। जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि एक फार्मर है जो व्हीट को ग्रोइंग करता है, वे 8 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से गेहूं को बेचता है। किसको? एक मिल को बेचता है जिसके पास में फ्लोर मिल है, आटा है। फ्लोर मिल होता है आटा मिल है। अब वे फ्लोर मिल वाला क्या करता है, 8 रुपए पर किलोग्राम से गेहूं को खरीद कर और उससे ग्राइंडिंग करता है। ग्राइंडिंग माने पीसता है और उसको यानी कि गेहूं से क्या बनाता है, आटा बनाता है और उसको 10 रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से उसको बिस्कुट कंपनी को बेच देता है। अब बिस्कुट कंपनी क्या करती है, अब बिस्कुट कंपनी है उसमें शुगर है, ऑयल या घी है, उसका यूज करके और अपनी पावर्स या तो लकड़ी जलाकर या बिजली से या गैस से उससे बिस्कुट तैयार करता है और 1 किलोग्राम जो आपका जो फ्लोर है उसमें मिलाने के बाद में 1 किलोग्राम को वे 60 रुपये में बेचता है। क्यों? क्योंकि उसमें और सामान मिला रहा है, वे शुगर मिला रहा है, ऑयल मिला रहा है और दूसरे आइटम मिला रहा है। इट मीन्स 1 किलोग्राम के वे 4 पैकेट बनाता है और 1 पैकेट है 15 रुपये पर पैकेट हिसाब से बेचता है। तो कंज्यूमर के पास में क्या पहुंचा, बिस्कुट। कंज्यूमर के पास में बिस्किट्स पहुंचे तो ये फाइनल गुड्स है, तो इसकी वैल्यू ये 60 रुपये लगेगी। अब इसमें ये नहीं है कि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 8 को जोड़े 10 को जोड़े 60 के, ऐसा नहीं है। हम उसको बता रहे काउंटिंग कैसे करेंगे, तो फाइनल जो गुड्स है उसको ही हम काउंट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड द सर्विस counted in the contrast to final goods such as the wheat and the wheat flour in the example are the intermediate goods. The intermediate goods are using up in the producing final goods and the service. The value of the final goods already including the values of all the intermediate goods that are used in the making the final goods. Hence the value of Rs 60 रुपी फॉर द बिस्किट्स फाइनल गुड्स आर। देखो इसमें समझाया है कि कह रहा है कि जो उसको बीच में जो खर्चा लगा वे उसके मीडिएटर्स हैं, उसके मध्यवर्ती पैसे हैं, लेकिन हमें जो बिस्किट्स का जो कंज्यूमर के पास जो पहुंचा भाई कंज्यूमर ने तो उसको 60 रुपये उसको दिए ना दुकान वाले को, इसलिए फाइनल गुड्स जो 60 बन जाए। बीच का हम 10 और जो 8 है इसको इंक्लूडिंग नहीं करें यार। अर्थात ये जो 10 जो 60 रुपीज है इसमें उसका जो प्राइमरी जो सेक्टर का है वो भी इसमें जो सेकेंडरी भी इसकी सर्विस भी सभी जुड़ने के बाद में कंप्लीट होने वाला है, ये फाइनल उसकी प्राइस है, ये बता रहा है। अब देखिए द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड द सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर year provide the total production of the sector for that year and the sum of the production in the 3 sector give what is called the gross domestic product GDP of a country. It is the value of the final goods and the service produced within a country during a particular year. GDP show how big the economy is. अब देखिए अब इसमें बता रहा है कि GDP क्या है। GDP मीन्स होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं जीडीपी, और हिंदी में कहते हैं इसको सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू। इट मीन्स किसी एक कंट्री के अंदर, जैसे हम बात पढ़ रहे हैं इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं और कंट्री हमारे ग्रेट इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जैसे हमारा कंट्री इंडिया है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द इंडिया फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि इंडिया का अगर हम लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड देखते हैं तो जैसे 8 डिग्री 6 से लेकर 37 डिग्री है। इधर वेस्टर्न में हम देखते हैं तो 68 डिग्री से लेकर
और ईस्ट में देखते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट्स है। ये हमारा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स में हमारा बटा हुआ है। तो उस हमारे इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, तीनों से मिलाकर जो हमें फाइनल जो वैल्यू जो हमें मिलती है वे क्या है? वे हमारी जीडीपी है। क्या है वे जीडीपी है हमारी, वे हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो क्या हुआ आपका कि एक किसी कंट्री की जो बाउंड्री है, एक कंट्री की जो ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है, उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर से, तीनों सेक्टर से मिलकर जो हमारा फाइनल गुड्स बनकर तैयार हुआ है, जो हमें वैल्यू मिली है, वे उस देश की क्या है? जीडीपी। अब देखिए मैं आपको एक बहुत ही एक एग्जाम्पल बताता हूँ, सुंदर सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि इस समय देखिए कोरोना का जो है ना टाइम चल रहा है और लगभग ये हमारे देश के अंदर क्या पूरे विश्व के अंदर 1.5 से यानी कि 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, कंप्लीट 2 इयर्स पूरे होने जा रहे हैं। अब देखिए देश के अंदर जब इस प्रकार से एक प्राकृतिक आपदा आ गई तो देश की हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन कितनी डाउन चली गई। सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए, 3 जो सेक्टर्स है, टेरिटरी सेक्टर्स है, बैंकिंग है, इनसे प्रभाव हुआ तो बड़ा इफेक्ट हुआ, उसमें हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बन डाउन हुआ। लेकिन अगर हम कुछ डेटाज का एनालिसिस करते हैं तो हमारे इंडिया की जो अगर जीडीपी है तो हमारा जो प्राइमरी जो सेक्टर है, जिस प्राइमरी सेक्टर में भी जो हमारे एग्रीकल्चर है, उसने कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी को बनाए रखा है, उसने बचाया है जीडीपी को। क्योंकि जैसे मान लीजिए और टेरिटरी सेक्टर और हमारे सेकेंडरी सेक्टर तो कुछ दिन के लिए लॉकडाउन हो गए थे, लेकिन जो फार्मर की जो फार्मिंग थी, कल्टीवेशन थी, वे कंटिन्यू उसने किया था। ऐसा नहीं कि फार्मर को लॉकडाउन में उसको कर दिया कि आप खेती नहीं करोगे। भाई देश का अन्नदाता है, वे तो अन्न दिलाने वाला है, उसने हमने काम किया। अगर हम डेटा की एनालिसिस करते हैं तो देखिए हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है ना, उसको बचाया है तो किसने बताया है? प्राइमरी सेक्टर के एग्रीकल्चर पार्ट ने। किसने बचाया है? एग्रीकल्चर ने पार्ट ने बताया है। तो एग्रीकल्चर से कहीं हमारे देश की जीडीपी ना कुछ बैलेंस करने में हमें बहुत ही हेल्पफुल रही है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रहा है। इन इंडिया द mammoth task of the measuring GDP is the undertaken by a सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर। देखिए जीडीपी को मेजरमेंट कौन करता है? मैं ऐसे बताया है, कुछ जरूर नहीं, इसको पढ़ना कंप्लीट नहीं है कि कह रहा है कि इसमें जीडीपी को कौन, इसका मेजरमेंट कौन करता है, जीडीपी को पब्लिश कौन करता है? तो बताया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके अदर जो हमारे मिनिस्टर्स जो हैं, जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट मिनिस्टर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर डिपार्टमेंट है, वे इसको डाटा को कलेक्ट करके ये जीडीपी को प्रोवाइड करते हैं। ये देख रहा है बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर, दिस मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी collected the information relating to the total value of goods and the service and their prices and then the estimates the GDP। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प देती है अदर डिपार्टमेंट को, और अदर डिपार्टमेंट को कहते हैं कि डाटा कलेक्ट किया जाता है, और डाटा कलेक्ट करने के बाद में और इस प्रकार से हमारे डाटा जब इकट्ठे जाते हैं तो उसको समरी कर और फिर हमारी उसको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर से कितना हमें बेनिफिट हुआ, उन सबको जोड़कर हमारे देश की जीडीपी निकालें। ये था। अब देखिए दूसरा है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। कितना अच्छा टॉपिक है। देखिए हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर यानी हमारे कुछ सेक्टर में एक इतिहास, एक हमारा एविडेंस है। कहते हैं ना भाई, क्या तेरे पास सबूत है, गवाह है, एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है। तो हमारे पास एक जो हिस्ट्री है, उसकी एविडेंस है। तो हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर कि ऐतिहासिक बदलाव हुआ है किसमें? सेक्टर्स में। जैसे देखें कि अगर हम देखते हैं कि 100 ईयर्स या 100 ईयर्स से पहले हमारी जो एग्रीकल्चर थी उसका पैटर्न देखिए कितना ओल्ड मेथड था। आज देखिए हमारी एग्रीकल्चर का जो मेथड है कितना चेंजिंग हो गया। पहले हम हमारे ओल्ड इंस्ट्रूमेंट से, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से हम एग्रीकल्चर करते थे, हमारे पास में कुछ साधन नहीं थे, इरिगेशन के नहीं थे, अच्छे सीड्स नहीं। लेकिन आज तो मॉडर्न टाइम हो गया, जो एग्रीकल्चर भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हो रही है। हाइब्रिड्स आ गए, HY सीड्स आ गए,
हाँ, हरित रिवोल्यूशन आ गया, हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन आ गया, है ना। कम समय में अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छे बीज सीड्स आ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है ना। तो बहुत चेंजिंग हुआ है। लेकिन कह रहा है कि चेंजिंग हुआ तो फिर भी, इस पर अगर बताएगा फिर भी, तो हम देखते हैं कि जो जो हमारे डेवलपमेंट कंट्री है, जो हमारे इंडिया के जो नाइबरिंग जो डेवलपमेंट कंट्री, तो आप अपने एक जो आपका जो हमारा कमेंट्स बॉक्स में ऊपर आप लिख के बताना कि जो हमारे जो नाइबरिंग कंट्री है उसमें डेवलपमेंट कंट्री कौन से, राइट एनी 2 कंट्रीज ऑफ द डेवलपिंग आवर नाइबरिंग कंट्री, जो हमारे पड़ोसी जो देश है ना, उसमें कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश जो विकसित देश हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना। तो देखिए क्या चेंज है। जनरली इट हैज बीन द नोटेड फ्रॉम द हिस्टोरीज ऑफ द मेनी नाउ द डेवलपमेंट कंट्रीज दैट ए initial stage of the development primary sector was the most important sector of the economic activity। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये कह रहा है कि अगर हम डेवलपमेंट कंट्री का इतिहास देखते हैं तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात जो प्राइमरी सेक्टर, अगर किसी कंट्री का प्राइमरी सेक्टर यानी स्ट्रांग नहीं होगा ना, वो जल्दी से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये हमारा हिस्ट्री गवाह है। इट मीन्स अगर किसी जो डेवलपमेंट कंट्री, तो निश्चित रूप से वहाँ नेचुरल रिसोर्स बहुत ही यानी एनफ मात्रा में वहाँ को मिलते हैं। हो सकता है कोल हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम्स हो, माइका हो सकती है, एनीथिंग्स, मेटल और नॉन मेटल कोई भी हो सकता है यार। तो उसके लिए यानी हमारा किसी भी डेवलपमेंट कंट्री के लिए तो ये प्राइमरी सेक्टर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर से ही डिपेंड है सेकेंडरी। जब फार्मर कॉटन को ग्रोइंग नहीं करेगा तो इंडस्ट्रीज वाले कहाँ से यार्न, थ्रेड और कॉटन और क्लॉथ बनाएंगे, और जब इंडस्ट्री वाला कॉटन और क्लॉथ का निर्माण नहीं करेगा तो टेरिटरी सेक्टर उसकी कहाँ पर बैंकिंग करेगा, कहाँ पर उसका इंश्योरेंस करेगा, न उसका ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। तो इट मीन्स तो वन सेक्टर डिपेंड ऑन द ईच अदर, एक सेक्टर दूसरे के ऊपर कैसे न कैसे ना उससे ना निर्भर है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर है जो एक इम्पॉर्टेंट एक बेस है, जो हमारी इकोनॉमी का एक बेस है। एज द method of the farming change and agriculture sector began the proposal is the production much more food than the before the many people could now take up the other activities. There were the increasing number of the craft person and the trade buying and the selling activity increasing many times. Besides there were also the transports। अब देखिए इसमें बता रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एक्सेट्रा। हाउएवर at this stage most of the goods products were the natural products from the primary sector and the most people were the also employed in this sector। कह रहे कि अब कुछ चेंजिंग हुआ है। क्या चेंजिंग हुआ है कि आज जो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है और प्राइमरी सेक्टर में जो हमारी फार्मिंग है, जिसे हम एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन कहते हैं, उसका यानी कि चेंजिंग हुआ है कि मोस्टली जो फार्मर है ना, अब कृषि कार्य को छोड़कर अन्य कार्य एक्टिविटीज में संलग्न है। जैसे या तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, या कोई पर्सन जो क्राफ्टिंग का काम कर रहा है, या कोई व्यक्ति ट्रेडर व्यापारी काम कर रहा है। इट मीन्स द अदर जो वर्क है उसमें एंगेज है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इंडिया की जो हमारा जो क्लाइमेट्स है, इंडिया की जो क्लाइमेट है जो मानसूनी है, और हमारा जो यहाँ पर जो हमारी मोस्टली जो फार्मिंग होती है, खेती होती है, वे डिपेंड ऑन द मानसून, वे मानसून पर है। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पानी की बहुत कमी है और फार्मर को फार्मिंग करने के लिए पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर लेवल का जो है ना बहुत ही नीचे डाउन हो रहा है, पानी की कमी है। और साथ में फार्मर को कोई ऐसा सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा उसको नहीं है कि उसकी फसल उसको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा नेचुरल ऐसे एक्सीडेंट्स होती हैं, जैसे जो राइपिंग जो क्रॉप्स है फार्मर की, उसको या तो हेल के द्वारा ओलावृष्टि हो जाती है या बहुत ही अधिक हैवी रेनफॉल हो जाता है, तो उससे उसकी जो क्रॉप्स है वे डिस्ट्रॉय हो जाती है और किसान को बड़ा लॉस हो जाता है। और कई बार क्या है कि बहुत ही लो रेनफॉल हो जाती है तो उसकी जो क्रॉप्स है वे ड्राउट हो जाती है, सूख जाती है। इसलिए फार्मर का जो एक हार्ट है, जो दिल है ना, वो नहीं मानता कि वे एक क्रॉप्स का फार्मिंग का काम करे, इसलिए उसने अपने ऑक्यूपेशन को चेंज किया है।
एक फार्मर नहीं चाहता है कि उसका सन है ना एक फार्मर बने, किसान बने। उसका एक एम्स है, उसका एक लक्ष्य है, वो चाहता है कि उसका जो बेटा है, एक फार्मर का जो सन है, वे टीचर बने, एडवोकेट बने, वे एक इंजीनियर बने और आईएएस आईपीएस बने। उसके ये ख्वाब है। वे नहीं चाहता उसका बेटा किसान बने। क्यों? क्योंकि उसको डे और नाइट मेहनत करनी होती है, लेकिन उसको बेनिफिट की कोई श्योरिटी नहीं होती। इसलिए उसने अपना क्या है, सेक्टर चेंज कर रहा है। Over a long time, more than the 100 years, and especially because new method of the manufacturing were the introduced, factories come up and they started expanding. Those people who had the earlier work on the farm now began to work in factories. In large number of people began to use many more goods than were the products in the factories. At cheap rates, secondary sector gradually become the most important in total production and the employment. Hence over time a shift had taken place, the means that the importance of the sector and change. अब देखिए इसमें बताया कि over a long time of the more than 100 year और उससे भी अधिक अगर देखते हैं तो सबसे पहले जैसे मैन्युफैक्चरिंग आई, यानी इंडस्ट्रीज आए, तो पहले व्यक्ति होता कि हैंड वर्क करता था, आपने पढ़ा था, स्पेनिंग का काम करता था, कताई बुनाई, चरखी काम होता था, महात्मा गांधी वाला चरखा था। आज से कॉटन आ गई, हाथ से चरखा काट रहा है, सूत बना रहा है, यार्न बना रहा है, थ्रेड बना रहा है। आज चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, अच्छी अच्छी मशीन आ गई है, ऐसे डाई आ गई हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, कम समय में अधिक प्रोडक्शन करते हैं। तो क्या कि इंडस्ट्रीज का धीरे धीरे चेंजिंग हुआ और जो हमारा प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर जनता को अधिक हुआ और एक इंडस्ट्री के अंदर जो माल है, जो थिंग्स है, वो चीप रेट पर मिलने लगे, क्या सस्ते मिलते हैं, जो बुल्क में मिलने लगे। इससे भी लोगों का रुझान हुआ। इन द पास्ट 100 years these has been a further shift from a secondary to the tertiary sector in the development countries. The service sector has become the most important in terms of the total production. Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in the development countries. What is the total production and the employment in the three sectors in India over the years have three been changed similar to the pattern observed for the development countries. We shall see in the next section. तो देखिए इसे बताया कि this the past 100 years there has the been a further shift, कि ये 100 years के पास्ट अगर देखते हैं जो बीते हुए समय में, तो हमारा जो सेकेंडरी और जो टेरिटरी सेक्टर है ना, इसमें भी बहुत ही डेवलपमेंट किया है, विकास किया है। और डेवलपमेंट कंट्रियों ने तो बहुत इसका ज़्यादा विकास किया है। इसलिए कहीं इट मीन्स कि अब प्राइमरी सेक्टर की बजाय सेकेंडरी और जो हमारे टेरिटरी सेक्टर है उसके ऊपर अधिक प्रेस किया गया, अधिक बल दिया गया है कि जो लोगों का जो रुझान है, वे जो पीपल का जो रुझान है, वे प्राइमरी सेक्टर की बजाय डेवलपमेंट और जो हमारे यानी कि कह सकते हैं कि सेकेंडरी और जो टेरिटरी सेक्टर है, इट मीन्स द सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, उसकी ओर ज्यादा यानी कि एक कह सकते हैं रुझान हुआ है, एक उसका इंटरेस्ट हुआ है, क्योंकि वहां पर उसको एक जो सैलरी है, जो वेजेज है, उसको पर मंथ मिल जाती है। वहां उसकी एक सैलरी की एक क्या कहते हैं कि उसकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। बट फार्मर के पास में कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी नहीं है कि उसको पर मंथ उसको कुछ फार्मर से उसको कुछ पैसे मिलेंगे, ऐसा उसमें नहीं है। क्योंकि उसकी तो जब जो क्रॉप्स जो हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा और जब ये मार्केट में सेल आउट कर देगा और जब उसके पॉकेट में पैसे आ जाएंगे तभी उसके पैसे होंगे, वरना उसको डर रहता है, बिल्कुल बड़ा फियर रहता है कि कभी कोई नेचुरल इवेंट्स नहीं हो जाए, कभी कोई उसकी फसल जो राइप क्रॉप्स है वही कभी फील्ड में डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए इंडस्ट्रीज की ओर सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर की ओर अधिक उसमें बढ़ा है। और इसके बारे में जो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वे अदर जो नेक्स्ट सेक्शन में उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा चैप्टर कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। किस प्रकार से हमने थ्री सेक्टर्स का कंपेयरिंग किया और कंपेयरिंग बाद में हमने जीडीपी पढ़ी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और हिस्टोरिकल चेंज ऑफ द एग्रीकल्चर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व आउट किया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।